हेलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो पहला लेक्चर है आज, तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे इसका, क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं इसमें। तो सर्कुलर मोशन अपना बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहला पार्ट काइनेमेटिक्स से डील करेगा, जिसमें हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और दूसरा पार्ट होगा सर्कुलर डायनेमिक्स, उसमें हम फोर्सेज जो इन्वॉल्व होते हैं, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन, तो ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं व्हाट इज सर्कुलर मोशन। जब किसी एक सर्कल पे मोशन हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ए से बी गया पार्टिकल या कोई बॉडी, और ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, इस पाथ पे ए से बी इसने मोशन परफॉर्म किया, तो इसको बोलेंगे एक सर्कुलर मोशन। जरूरी नहीं कि पूरा सर्कल कैलकुलेट कंप्लीट करे, हो सकता है पार्ट ऑफ सर्कल हो, ठीक है, या हो सकता है मल्टीपल सर्कल्स हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस पाथ ए बी का पूरा सर्कल आप प्रोजेक्ट कर दें, तो जो सेंटर आता है वो उस पाथ का सेंटर होता है। ठीक है, तो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी इसकी रेडियस। ठीक है, आर आपका रेडियस हो जाएगा। तो पहली चीज एक ये लिख लीजिए, नीड नॉट बी फुल सर्कल, मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करे, हो सकता है थोड़े पार्ट तक ही चल के रुक जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्ट वो किसी सर्कल पे चले और दूसरा पार्ट किसी सर्कल पे चले, जो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, मोशन कैन बी ऑन मल्टीपल सर्कल्स। ठीक है, तो ये चीज तय है कि जो भी सर्कुलर पाथ होगा उसका एक आपका सेंटर आ रहा होगा और एक रेडियस। ठीक है, फिर जिसकी जितनी भी सर्किल से रिलेटेड वेरिएबल्स होंगे, सारी चीजें हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन के जितने भी फंडे हैं वो सारे लगा के हम लोग इसके मोशन की एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेसिक चीज कि हमें एक सेंटर पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए, बाकी सारी वेरिएबल्स हम आगे देखेंगे कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है, जो मैंने पिछले बात बोली कि जरूरी नहीं कि एक ही सर्कल हो, कोई भी ऐसे जिगजैग पाथ हो तो उसको आप छोटे 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 सर्कुलर ट्रैक पे बदल सकते हो। जैसे सपोज करो पार्टिकल आपका ए से लेके बी देन सी, तो ए बी आपका एक सर्कल बना सकते हो आप इसको प्रोजेक्ट करके, इसको एक सर्कल का पार्ट मान सकते हो ए बी, जिसका सेंटर आप बोल दो O1। ठीक है, सिमिलरली ये बी सी एक अलग सर्कल का पार्ट बन सकता है जिसका सेंटर हो सकता है O2। ठीक है, तो O1 हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल विथ ए बी, और O2 हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल विथ बी सी। तो कहने का मतलब है, अब जो ये मोशन ए बी सी हुआ, ये दो सर्कुलर पाथ का मोशन हो गया। तो ए बी सी आपका हो गया ए से बी वन सर्कुलर पाथ, ये अलग सर्कुलर पाथ हो गया, इसके वेरिएबल्स अलग होंगे, प्लस बी से सी वन सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो इसके वेरिएबल्स अलग होंगे। तो दो अलग अलग में आपने फ्रेगमेंट कर दिया। इसी तरह आप किसी भी जिगजैग कोई भी पाथ हो तो उसको डिफरेंट सर्कुलर सेगमेंट्स में तोड़ सकते हो। ठीक है, एनी जिगजैग पाथ
कैन बी ब्रोकन इनटू मल्टीपल सर्कुलर सेगमेंट्स। ठीक है, व्हेन आई से सर्कुलर इसका मतलब फुल सर्किल नहीं है। ठीक है, ठीक है, सेगमेंट का मतलब एक छोटा सा पार्ट हो सकता है सर्किल का, जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं। तो ये हुआ सर्कुलर मोशन। ऑब्वियसली क्या चीज देख सकते हैं हम सर्कुलर मोशन में, कि किसी भी पाथ को आप छोटे 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 सर्कुलर ट्रैक में चेंज कर रहे हो। अब आता है कि क्या स्ट्रेट लाइन मोशन को भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? तो आप लोग जैसा कि जानते हो कि स्ट्रेट लाइन को आप एक सर्कुलर पाथ बोल सकते हो विथ इनफाइनाइट रेडियस। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसको भी आप बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन इज अ सर्कुलर पाथ विथ रेडियस एज इनफाइनाइट। तो मतलब आप हर पाथ को एक सर्कल इंटरप्रेट कर सकते हो। सर्कुलर मोशन के फंडे अगर आप स्ट्रेट लाइन में लगाओगे विथ रेडियस इनफाइनाइट डाल दोगे तो सेम रिजल्ट आएंगे जो आप पहले स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स में पढ़े थे। ठीक है, तो बेसिक आपका ये हो गया सर्कुलर मोशन। कुछ इस तरह सा कर्व में आपका मूव करेगा बॉडी। ठीक है, जहां से ये आपका रेडियस हो जाएगा सेंटर, कुछ यूं चल रहा होगा। अभी हम लोग ज़्यादा इसमें वेक्टर की बात नहीं करेंगे। दिस विल बी योर रेडियस। ठीक है, ये आपका सेंटर होगा। अब इसके कुछ कुछ वेरिएबल्स आएंगे, जैसे कि इसकी हर तरफ एक स्पीड हो रही होगी तो वेलोसिटी होगी एक, ये घूम रहा है तो ओमेगा आएगा एक, ओमेगा मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी जिस स्पीड से वो घूम रहा है। और अगर एक्सेलरेशन एंगुलर होगा, उसके घूमने का रेट भी चेंज हो रहा होगा, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, अब बात करते हैं एंगुलर वेरिएबल्स के। तो वो वेरिएबल्स जो गवर्न करते हैं सर्कुलर मोशन को, उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स गवर्निंग मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ। जिन वेरिएबल्स की मदद से हम लोग सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे, दैट वेरिएबल्स आर नोन एज एंगुलर वेरिएबल्स। जैसे आपका लीनियर के लिए आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? लीनियर वाले क्या क्या थे? डिस्प्लेसमेंट था, इसके अलावा वेलोसिटी थी और एक्सीलरेशन था। ठीक है, ये तीन टर्म्स आपने पढ़े थे लीनियर मोशन के लिए। अब इसी के पैरेलल एंगुलर वेरिएबल्स में यही तीन टर्म एंगुलर लग के आएंगे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि थीटा से डिनोट होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा से डिनोट होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन जो अल्फा से डिनोट होगा। अब ये तीनों वेक्टर्स हैं, बट नॉर्मल वेक्टर्स नहीं हैं, ये एक्सियल वेक्टर्स हैं। एक्सियल वेक्टर्स का क्या मतलब है कि डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, डिपेंड्स ऑन सेंस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब जो हम लोग पहला वेक्टर में पढ़े थे ऑलरेडी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको प्लेन से बाहर की तरफ लेते हैं, और क्लॉकवाइज होता है तो प्लेन में अंदर की तरफ लेते हैं। इसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं और बाहर वाला डॉट से डिनोट करते हैं। तो ये इनकी खूबी है कि ये एक्सियल वेक्टर्स हैं ये तीनों। ठीक है, दूसरी इनकी प्रॉपर्टी ये है कि एक तो ये एक्सियल वेक्टर्स हैं, दूसरा इनका प्रॉपर्टी ये होता है कि ये पाथ और ऑब्जर्वर दोनों पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, लीनियर वाले आपके डिपेंड नहीं करते थे, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते थे, पर यहाँ पर ये ऐसा नहीं है। देखिए फिगर में, आप लेफ्ट साइड वाले फिगर में आप ए से बी जा रहे हो। ठीक है, पहले केस में आप पहले पाथ से जा रहे हो, इस सर्कुलर पाथ को ले रहे हो, इसका करस्पॉन्डिंग सेंटर O1 है, और दूसरा ट्रैक जो ये है जिसको मैंने 2 से डिनोट किया है, उसका करस्पॉन्डिंग सेंटर O2 है। तो अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि एंगल निकालना है कितना रोटेट हुआ, तो आप देखोगे दोनों में अलग आएगा। सपोज ये आपका θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2। ठीक है, θ1 आपका θ2 इक्वल नहीं है, इनफैक्ट आपका θ2 बड़ा होगा θ1 से। तो डिपेंड कर रहा है किस पाथ से आप जा रहे हो। तो ये तो हो गया डिपेंड ऑन पाथ। अब ऑब्जर्वर पे कैसे डिपेंड करता है, देखो ए से बी गए आप। ठीक है, ए से बी जब आप जा रहे हो एक स्ट्रेट लाइन में, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सारे स्ट्रेट लाइन को भी हम लोग एक सर्कल से डिनोट कर सकते हैं।
अब जो सारे वेरिएबल्स आप ये पढ़ रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, जो कि अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, जरूरी नहीं है कि कर्व पे ही हो तभी डिफाइन होंगे, ये स्ट्रेट लाइन के लिए भी डिफाइन होंगे, क्योंकि बेसिकली हम लोग सबको एक सर्कुलर ट्रैक से फ्रेगमेंट करके उसको बांट सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन को जैसा मैंने बताया कि आप रेडियस इनफाइनाइट लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। पर जब आती है, जब आपको एक सर्कुलर ट्रैक ऐसे दे रहा हो और उसके सेंटर के अबाउट निकालना हो, तब आप बड़े इजीली ऐसे निकाल सकते हो। प्रॉब्लम होगी जब आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन दे दिया हो, ठीक है, अब आपसे बोलेगा किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेरिएबल कैलकुलेट कराएगा। तो सपोज करिए इसमें भी थीटा का ही एग्जांपल लेते हैं, थीटा मेजर करना हो कितना रोटेट हुआ, तो आप इस फिगर में देख सकते हैं O1 मेरा ऑब्जर्वर 1 है, O2 मेरा ऑब्जर्वर 2 है। तो ए से बी हमारी डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके करस्पॉन्डिंग O1 के रिस्पेक्ट में थीटा 1 डिग्री रोटेट हुआ है, ठीक है। ए जब ए से बी गया पार्टिकल तो ये रोटेशन थीटा 1 डिग्री है, और जब O2 से देख रहे हैं तो यही रोटेशन आपका थीटा 2 है। तो अब ये थीटा 1 थीटा 2 इक्वल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर आपका कहाँ है, O1 O2 पे डिपेंड करेगा थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। सो थीटा 1 एंड थीटा 2 डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर पोजीशन, ठीक है। तो इसमें ये नई चीज है कि ऑब्जर्वर और कौन सा पाथ लिया दोनों पे डिपेंड करता है। लीनियर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते थे पाथ के, ठीक है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा, यहाँ पर ये डिपेंड कर रहे हैं। तो चलिए अब वन बाय वन सारे वेरिएबल्स देखते हैं। सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। तो अगर किसी सर्कल पे मोशन हो रहा है, थोड़ा फिगर ये गलत बन गई, अगर किसी सर्कल पे मोशन हो रहा है, इफ सपोज दिस इज माय इनिशियल पोजीशन ए और ये मेरी फाइनल पोजीशन बी है, तो ये बड़ा सिंपली आप कह सकते हैं जितना डिग्री रोटेट होता है, जितना डिग्री रोटेट होगा उसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, ठीक है। सपोज करिए ए से बी गया पार्टिकल, तो सेंटर के अबाउट अगर आपको मेजर करना है, अब ये किसी पॉइंट के अबाउट मेजर करेंगे आप, है ना, आपको हमेशा दिया होगा किसके अबाउट आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो अगर आप ओ के अबाउट निकाल रहे हो तो ए से बी चलने में ये एंगल थीटा रोटेट किया है, ठीक है। सपोज करो आपको इस पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो ये दूसरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस एंगल विल बी डिफरेंट, ये थीटा बाई 2 आ जाएगा, आप ज्योमेट्री से जानते हो। तो आपको पहले कैलकुलेट करना होगा किस एंगल के अबाउट मेजर कर रहे हो। तो चलिए इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये रेडियंस में मेजर किया जाता है, ठीक है, इसको रेडियन में मेजर किया जाता है, और रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये इसका स्टैंडर्ड है। अब इस केस में सर्कुलर ट्रैक पे इसको डिफाइन कर सकते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो, तो थीटा आपका आ जाएगा ए बी वाली लेंथ अपॉन ये रेडियस, अगर आर बोल दो तो आर हो जाएगा। थीटा 1 अबाउट, थीटा अबाउट ओ, ओ के अबाउट अगर आपको थीटा निकालना है तो ये आ जाएगा ए बी बाई आर, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि जब किसी सर्कल पे ऐसे मोशन हो रहा हो और उसके सेंटर के अबाउट हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जितना एंगल वो घूम रहा है, जितना दैट एंगल विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर मोशन है तो भी यही फंडा अपनाएंगे। आपको किस पॉइंट के अबाउट मोशन हो रहा है ये दिया होगा, सपोज दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, और आपको इस पॉइंट के अबाउट कह दिया मेजर करने को। तो आपको क्या करना है कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर बनाना है और फाइनल पोजीशन वेक्टर बनाना है जिस पॉइंट के अबाउट मेजर करना है, फिर दोनों में कितना रोटेट हो रहा है वही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, ये थीटा आप इस फिगर में देख सकते हैं, दिस विल बी माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
सो फॉर अ कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ए बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरीज विथ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ये हो गई इस केस में कि एंगल बाय विच द पोजीशन वेक्टर रोटेट्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सपोज मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओ है, तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये थीटा एंगल, थीटा ओ। ठीक है, थीटा ओ। अब अगर आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होके पी कुछ और हो जाता है, सपोज करिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी दिया है, तो वही कहानी इसकी भी होगी। अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होके पी हो जाता है, सपोज करिए ये पी हो जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, फिर से दो पोजीशन वेक्टर बनाने होंगे और ये एंगल थीटा पी होगा, थीटा पी, और ये थीटा ओ। ओ के रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ओ हो जाएगा, पी के रिस्पेक्ट में थीटा पी हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम है। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट ए से बी फॉर अ कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट ए बी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरीज विथ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जब ओ से मेजर कर रहे हैं तो थीटा नॉट है, जब पी से मेजर कर रहे हैं तो थीटा पी है। ठीक है, आपको क्या करना है, जितना पोजीशन वेक्टर रोटेट हो रहा है दैट विल बी माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल है। अब वन सर्कल को हमने बताया कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वन सर्कल इज 2 पाई, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको जीरो नहीं बोलते कि ऐसा है कि इस पॉइंट से ए पॉइंट से रोटेट होकर वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो इसको जीरो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, इसको 2 पाई बोलेंगे। सिमिलरली अगर दो सर्कल चल रहा होगा तो दैट विल बी 4 पाई। ठीक है, 4 पाई रेडियन, ये इसका अलग चीज है एक। ठीक है, अब जैसा कि मैंने एंगुलर वेरिएबल्स के लिए बता दिया आपको कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका पाथ पे भी डिपेंड करेगा, किस पाथ पे चल रहे हो, सर्कुलर ट्रैक कौन सा है, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करेगा, किस पॉइंट के अबाउट आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, सेम अब मैंने बताया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ के। क्यों? क्योंकि डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ओनली, दे डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पहले काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। ये छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इसमें जो है पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है, बी पे जाता है, देन सी एंड देन डी। ठीक है, तो कहा गया है कि ये जो डिस्टेंस ए बी है दैट इज इक्वल टू बी सी, दैट इज इक्वल टू सी डी, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपका ओ है। ठीक है, तो अब ओ के अबाउट मेजर करना है कि क्या थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 में रिलेशन ए बी बी सी सी डी अगर बराबर हैं तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज इसमें क्वेश्चन में बस यही पूछ रहा है। आप खुद देखो, ओ से ये वाला एंगल है, फिर थीटा 2 जाओगे तो कम हो जाएगा उसी सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए, और फर्दर और दूर जाओगे तो सी डी अब आपका एंगल थीटा 3 और कम बनाएगा। तो इसका जो रिलेशन आएगा दैट इज थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3। ठीक है, ये कम होता चला जाएगा। ठीक है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट आपकी सेम है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, तो ये एंगुलर जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट सेम हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगी। सो फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मे नॉट बी सेम। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब ये O कहीं और होता, आपका यहाँ होता तो अलग एंगल बन रहे होते, तो आपको अलग रिलेशन मिलता। ठीक है, यहाँ इस केस में आप देख रहे हो कि थीटा 1 सबसे बड़ा है, थीटा 2 कम हो गया, थीटा 3 और भी कम हो गया। ठीक है, तो ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात। तो डायरेक्शन इसका कैसे लेते हैं, मैंने जैसे बता दिया, एक्सियल वेक्टर है तो क्लॉकवाइज चल रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज तो इसको बाहर ले लो प्लेन के, क्लॉकवाइज चल रहा होगा तो इसको प्लेन के अंदर ले लीजिए, परपेंडिकुलर। ठीक है,
डिनोट करते हैं इसको थीटा से और इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक, अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ नहीं होता है बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ओमेगा को डिफाइन कर सकते हैं डी थीटा बाई डी टी और इसकी यूनिट ऑब्वियसली हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड अगर आप सिंपली देखो, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ओमेगा से लिखा जाता है एंड दैट इज डी थीटा बाई डी टी। मतलब किस रेट से उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, उसी को ओमेगा बोलेंगे। बाकी एक्सियल वेक्टर की तरह, मतलब ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर ये भी है, और ये भी डिपेंड करता है किस पॉइंट से आप मेजर कर रहे हो। देखो इसमें भी सेम डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप O1 से देखोगे तो थीटा 1 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और O2 के अबाउट देखोगे तो थीटा 2 है। तो आप देख सकते हो सेम टाइम T1 है। ठीक है, O1 से ऑब्जर्व करोगे तो थीटा 1 का डिस्प्लेसमेंट ये आपका बड़ा होगा थीटा 2 से, तो थीटा 1 अपॉन टी भी आपका बड़ा हो जाएगा थीटा 2 अपॉन टी से। ठीक है, अब अगर ओमेगा डी थीटा बाई डी टी है तो एक ओमेगा एवरेज भी आप लिख सकते हो थीटा अपॉन टी। ठीक है, ये बड़े टाइम के लिए ये ओमेगा एवरेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2। सेम टाइम में ज़्यादा एंगल घूम रहा है, इसका मतलब इसका रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट सेम टाइम में कम एंगल घूम रहा है, मतलब रेट इसका कम होगा। ठीक है, ये आपका ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला है, वही डिस्प्लेसमेंट वाला ही फॉर्मूला है। ठीक है, काइनेमेटिक्स में लीनियर वाली चीज़ें आप सारी की सारी इसमें एक्सट्रापोलेट कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये पाथ और उस पर दोनों डिपेंड करते हैं। ये आपका थीटा टोटल हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा। तो वही फंडा मैंने यूज़ किया, इसका रोटेशन थीटा 1 है तो टाइम से डिवाइड कर दिए, इसका रोटेशन थीटा 2, इसको भी टाइम से डिवाइड कर दो तो ओमेगा 1 आ जाएगा ओमेगा 2 से बड़ा। ठीक है, अब आता है कि आरपीएम, एक टर्म आता है आरपीएम, मतलब ओमेगा मेजर करने के लिए ही, और आरपीएम को बोलते हैं रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये आपको क्वेश्चंस में एन के फॉर्म में दिया होगा कि एन रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, एन आरपीएम दे दिया, मान लो 60 दे दिया। तो देखो रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन जब करेगा तो 2 पाई रेडियन घूमेगा। ठीक है, तो सिंपली आप 2 पाई से इंटू कर दो एन को, इतने रेडियन घूम गया, और पर मिनट है तो मिनट को आप 60 सेकंड कर दो तो इतना रेडियन पर सेकंड आ गया। तो 2 पाई एन बाई 60, जब भी आपको एन दिया हो तो सिंपली आपको ओमेगा निकालने के लिए क्या करना है 2 पाई एन बाई 60, क्योंकि एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं और पर मिनट, ये पर मिनट आपको दिया है, पर सेकंड निकालना है तो आप 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो जब भी आपको एन दिया है दैट इज 2 पाई एन बाई 60 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा निकालने के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी सर्कल का टाइम पीरियड दे दिया है, ठीक है, इस पूरे चक्कर काटने का, यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म, टाइम पीरियड टी दे दिया है, तो कैसे ओमेगा निकलेगा, ओमेगा कितना एंगल घूमा 2 पाई, कितना टाइम लिया टी, तो इस तरह भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 2 पाई बाई टी रेडियन पर सेकेंड। अब आती है कि बात ओमेगा कैलकुलेट कैसे करते हैं। किसी रैंडम मोशन में पार्टिकल चल रहा हो और कोई पॉइंट दे दिया तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड। इसमें आपको स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्विलीनियर पाथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सपोज करिए पार्टिकल ए है और ये किसी इस तरह मोशन में जा रहा है, एट जिस मोमेंट पे आपको निकालने को कहा है और जिस पॉइंट के अबाउट निकालने को कहा है उनको एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, फिर उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पार्टिकल की उस लाइन के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है। तो इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, जब पार्टिकल ए पे है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर कुछ यू वी दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे आपने क्या किया, जिस पॉइंट के अबाउट हमें मेजर करना ओमेगा उससे ये डैश 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 लाइन ज्वाइन की ए तक, फिर इससे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन निकाली ये। ठीक है, ये डैश वाली लाइन,
अब v का कंपोनेंट मैंने इधर ले लिया, उसको बोला v परपेंडिकुलर, तो ओमेगा हो जाता है आपका v परपेंडिकुलर और इसके बाद जो लाइन ज्वाइन की है लेंथ उसकी r। तो जो लाइन ज्वाइन की है उसका उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, क्या करना है, सिंपली आपको उस पॉइंट से उस पॉइंट तक आपको एक लेंथ लाइन ज्वाइन कर देनी है, उसका लेंथ आपको पता होगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और उस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेना है। ध्यान रखिए वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है, इस लाइन का कंपोनेंट नहीं लेना है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू लाइन। ठीक है, तो v परपेंडिकुलर अपॉन r इसका फॉर्मूला बनेगा ओमेगा का। ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन आप जानते हो कैसे होगा, क्लॉकवाइज अगर सेंस आ रहा होगा देन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ रहा होगा तो प्लेन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज तो प्लेन के बाहर। ये है मैग्नीट्यूड v परपेंडिकुलर अपॉन r। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको O के अबाउट ओमेगा निकालना है। ठीक है, A से B गया पार्टिकल, पार्टिकल मोशन कर रहा है A से B तक। ठीक है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A टू B, ठीक, किसी वेलोसिटी v से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब ओमेगा निकालना है O के अबाउट। ठीक है, तो जिस मोशन पे ये चल रहा है उसके लाइन जान लीजिए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट के अबाउट अगर कैलकुलेट करना है, जब ये A डैश पे है तो आपको वहां से लाइन ज्वाइन कर देनी है। ठीक है, तो ओमेगा A डैश O कैसे निकालोगे आप, O से आपने लाइन ज्वाइन की A डैश की और वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ले लिया, तो इस मोमेंट पे ये परपेंडिकुलर ही है, तो अगर ये v है तो ये सिंपली v बाई एल हो जाएगा। ठीक है, जिस मोमेंट पे ये परपेंडिकुलर ही आ रहा है वेलोसिटी। लेकिन सपोज करो आपको a पे ही निकालना हुआ। ठीक है, a पे निकालना हुआ, ओमेगा a o निकालना हुआ। अब आपको इसमें कंपोनेंट करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब आपकी लाइन हो गई OA, तो OA के परपेंडिकुलर आपको जाना होगा पहले। तो ये अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। इफ दिस इज योर v, सो दिस बिकम्स, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, v cos ऑफ थीटा। तो वेलोसिटी का आपने कंपोनेंट किया इधर v cos थीटा, ये हो गया v परपेंडिकुलर। a के अबाउट जब मेजर कर रहे हैं तो v परपेंडिकुलर हो गया v cos थीटा, और लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग क्या हो जाएगी, उसको हम लोग r बोलते हैं, दैट इज OA। ठीक है, अगर ये L है, ये थीटा है, तो ये L बाई कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो v cos थीटा अपॉन L बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, v cos स्क्वायर थीटा अपॉन L, ये इसका WAO हो जाएगा। ठीक है, WAO। तो किस पॉइंट पे आपको निकालना है, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, दोनों चीज़ें मैटर कर रही हैं। जब आप A डैश के अबाउट निकाल रहे हो तो सिंपली v बाई एल हो जाएगा, क्योंकि इस मोमेंट पे वेलोसिटी ऑलरेडी इस लाइन के परपेंडिकुलर है। जब A के अबाउट निकालना है तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लाइन ज्वाइन कर ली OA, उसके बाद उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकाली है। ठीक है, और उसके अलॉन्ग उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया, तो मेरा ये v है, तो दिस बिकम्स v cos थीटा। अब सिंपली v cos थीटा अपॉन ये लाइन लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, दैट इज L बाई cos थीटा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यही आपको करना है, ये सिंपल फॉर्मूला है इसका। चलते हैं हम लोग आगे अब थोड़ा। अब हम लोग एक केस देखते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पे था और पार्टिकल मूव कर रहा था, पर ऐसा केस भी हो सकता है जब दोनों मूव कर रहे हो। ठीक है, जो हम लोग अगले साइड पे देखेंगे कि जब आपका ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो। तो राइट साइड वाली फिगर देखिए, इसे समझते हैं। ओ आपका ऑब्जर्वर है जिसकी वेलोसिटी vo दी हुई है कुछ यूं। ठीक है, और p आपका पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी vp मैंने मानी हुई है।
इसका वेलोसिटी वेक्टर ये वीपी दिखाया है। तो सबसे पहले आप इनको लाइन से ज्वाइन कर दीजिए जो मैंने ओपी से किया है। अब आपको दो डायरेक्शंस लेनी है, एक ओपी के अलोंग और एक ओपी के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैंने ओपी के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको एक्स मान लिया है और ओपी के परपेंडिकुलर जो है उसको वाई माना है समझाने के लिए आपको। ठीक है, अब आप क्या करो, पहले पी के वेलोसिटी कंपोनेंट्स करोगे एक्स और वाई के अलोंग। तो वीपी एक्स मैं बोल रहा हूँ एक्स के अलोंग वाले को और वाई कंपोनेंट को वीपी वाई। सिमिलरली ओ को निकालोगे आप तो ओ एक्स हो जाएगा एक्स वाले के अलोंग और वी ओ वाई हो जाएगा वाई के अलोंग। अब हम लोग क्या करते थे पिछले वाले फॉर्मूले में कि v परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। v परपेंडिकुलर क्या होता था, जो लाइन से परपेंडिकुलर होता था। अब इस केस में o की भी वेलोसिटी है, p की भी वेलोसिटी है, तो आप क्या करोगे, v परपेंडिकुलर रिलेटिव लोगे। ठीक है, v परपेंडिकुलर रिलेटिव अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ पर जो vpy है दैट इज योर vp परपेंडिकुलर। ठीक है, सिमिलरली voy है दैट इज vo परपेंडिकुलर, क्योंकि ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर p का कंपोनेंट vpy है तो इसको मैं vp परपेंडिकुलर बोलूँगा, और voy है इस लाइन के परपेंडिकुलर तो voy को मैं बोल रहा हूँ vo परपेंडिकुलर। और तीसरी चीज़ चाहिए इसकी लेंथ, तो r हो जाएगा मेरा OP। तो अब मैं ओमेगा कैलकुलेट करूँगा v परपेंडिकुलर रिलेटिव अपॉन r। तो अब आप बताओ v परपेंडिकुलर रिलेटिव क्या होगा। एक की डायरेक्शन vpy है, एक की डायरेक्शन voy है, उल्टे डायरेक्शन में दोनों हैं इतने मैग्नीट्यूड के, तो सिंपली आप दोनों को ऐड कर दोगे रिलेटिव निकालने के लिए। तो मैंने क्या किया है, v परपेंडिकुलर vp परपेंडिकुलर प्लस vo परपेंडिकुलर दोनों को जोड़ दिया है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर है दूसरा इधर है। तो रिलेटिव मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों को आप जोड़ दो और रेडियस से डिवाइड कर दो, रेडियस आपका OP हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है जब दोनों मूव कर रहे हो तो आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी ले लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं इंटरेस्टिंग चीज। एक लैडर है जो दो वॉल्स के बीच में स्लिप हो रही है, दो परपेंडिकुलर वॉल्स के बीच में। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का नाम A है, इस वाले पॉइंट का नाम B है। A के स्लाइड होने की वेलोसिटी, स्लिप होने की वेलोसिटी VA है, फ्रिक्शन हर जगह 0 है। ठीक है, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन 0 है। इसके स्लिप होने की वेलोसिटी VA है और इसके स्लिप होने की वेलोसिटी VB है। तो इस लैडर का इस मोमेंट पे जब ये θ1 और θ2 बन रहा है एंगल, ऑब्वियसली आप जानते हो θ1 प्लस θ2 कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो पूछ रहा है कि ओमेगा क्या होगा B का A के अबाउट। ठीक है, आपको दे दिया B का ओमेगा निकालना A के अबाउट। तो कैसे अप्रोच करोगे ओमेगा की वैल्यू, V परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाई R। तो ये है मेरी लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग जिसकी वैल्यू L दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालनी है। तो दोनों की परपेंडिकुलर वेलोसिटी, एक की मैंने VA परपेंडिकुलर मानी है। इफ दिस इज माई θ1 तो ये 90 है, सो दिस इज माई 90 माइनस θ1। ठीक है, 90 माइनस θ1, तो VA परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, VA cos 90 माइनस θ1, तो ये क्या हो जाएगा VA sin θ1। सिमिलरली B का देख लेते हैं, अगर ये θ2 है और ये मेरा VB है तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, VB sin θ2। VB परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा VB sin θ2 और इसको θ1 के टर्म्स में लिखेंगे तो आएगा VB sin 90 माइनस θ1। ठीक है, तो ये हो जाएगा VB cos θ1। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो जोड़ दीजिए सिंपली। तो ओमेगा, ये मेरा B का निकाल रहा हूँ मैं A के अबाउट, तो इसको ऐसे लिखते हैं ओमेगा B विद रिस्पेक्ट टू A। तो ओमेगा B विद रिस्पेक्ट टू A विल बी इक्वल टू VA परपेंडिकुलर प्लस VB परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई R। वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, VA sin θ1 प्लस VB cos θ1 डिवाइडेड बाई L। ठीक है,
तो ये तरीका हो गया आपका एक क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटीज निकाल लीजिए, उनका रिलेटिव ले लेना है एंड देन आपको r से डिवाइड कर देना है, एज सिंपल। ठीक है। तीसरा टर्म होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। अब क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा से, तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी आएगा। किसी भाई सर्कल पे चल रहा है तो हो सकता है ओमेगा से घूम रहा हो सकता है वो ओमेगा का चेंज करने का कोई रेट भी हो। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को अल्फा बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। अल्फा इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, और ये हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है। ये भी एक एक्सियल वेक्टर है तो इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही लेंगे। मैग्नीट्यूड आप सिंपली लिख सकते हो डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर के बिना। अब हमारा जो स्टडी है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे चल रहा होता है तो ओमेगा तो कोई ना कोई होगा। ठीक है। तभी वो घूम रहा है। सर्कुलर मोशन का मतलब उसमें कोई रोटेशन आया, रोटेशन आने का मतलब ओमेगा आएगा। ठीक है। पर जरूरी नहीं है अल्फा हो सकता है वो कांस्टेंट ओमेगा से भी घूम रहा हो। तो वही मैंने लिखा है कि फॉर सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट ओमेगा, जब ओमेगा आपका कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो उस केस में अल्फा 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है किसी सर्कुलर मोशन के लिए अल्फा ज़रूरी नहीं है। अल्फा इज नॉट नेसेसरी फॉर अ सर्कुलर मोशन बट ओमेगा इज नेसेसरी सिंस देयर इज थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो किसी टाइम में हो रहा होगा। अगर किसी टाइम में होगा तो ओमेगा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो ओमेगा होगा आपका। पर जरूरी नहीं है कि ओमेगा का चेंज करने का कोई रेट हो सकता है ओमेगा कांस्टेंट हो, तो उस केस में अल्फा आपका 0 आ जाएगा। तो ओमेगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे के लेक्चर में हम लोग सारे केसेस देखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि इन अ सर्कुलर मोशन डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, है ना। स्पीड आपकी भले ही कांस्टेंट हो सकती है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है। तो एज यूजुअल अगर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन को प्रेजेंट होना होगा। एक्सेलरेशन प्रेजेंट होने का मतलब देयर हैज टू बी अ फोर्स। एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो सकता है, फोर्स को होना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम लोग मास ले रहे हैं। ठीक है। तो फोर्स प्रेजेंट होती है। आगे हम लोग डायनेमिक्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे सारी चीजें। तो अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो अल्फा नॉन जीरो ए आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो नॉन जीरो होता है सर्कुलर मोशन में। जरूरी है एक्सेलरेशन होना, तभी सर्कुलर मोशन है, नहीं तो डायरेक्शन चेंज होगी ही नहीं। लेकिन अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो 0 हो सकता है। ठीक है। तो अल्फा का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, ओमेगा का प्रेजेंट होना जरूरी है। अल्फा 0 हो सकता है पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट तब भी करेगा क्योंकि डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। ठीक है। आगे के लेक्चर में ये क्लियर हो जाएगा कैसे। अब एक फाइनल आज का टॉपिक है वेक्टर रिलेशनशिप इनके बीच का, जो हम लोगों ने अभी 3 टर्म्स पढ़े हैं। एक रेडियस है, ओमेगा है, वी है। रेडियस को अभी हम लोग पूरा स्टडी नहीं किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन डिस्कस करने के बाद मैं करूँगा, क्योंकि रेडियस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसका समझ आपको तभी आएगा जब एक्सेलरेशन थोड़ा सा डिस्कस हो। अभी आप लोग ये समझ सकते हो कि v की वैल्यू ओमेगा क्रॉस r होती है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज सिंपली लिख देते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, या ओमेगा की वैल्यू v बाई आर लिख देते हैं। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। पर वेक्टर में अगर लिखना होता है तो v होता है ओमेगा क्रॉस r, जहाँ पर r आप देख सकते हो कुछ यूं डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे। v आपका हमेशा टेंजेंशियल होता है। ठीक है। तो ओमेगा आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल होगा, क्योंकि इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज माना हुआ है। तो ओमेगा को मैंने डॉट से दिखाया है, मतलब प्लेन के बाहर की तरफ। और r मैंने उस पॉइंट पार्टिकल का सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो OP मेरा r वेक्टर हो गया। ठीक है। अब ओमेगा क्रॉस r करो आप, तो ओमेगा अगर प्लेन के बाहर की तरफ है, ये सपोज करो ये पेन है मेरा प्लेन के बाहर की तरफ, और r आपका हॉरिजॉन्टल ऐसे है,
तो अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो इसमें इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये मैं v से डिनोट कर, तो v की डायरेक्शन आ जाएगी टेंजेंशियल, तो v आपका हमेशा टेंजेंशियल टू कर्व आएगा, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर विल बी टेंजेंशियल टू द कर्व, जिस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसके टेंजेंशियल आपकी वेलोसिटी वेक्टर हो गई, ठीक। तो इनका रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। मैग्नीट्यूड आप सिंपली ये जान सकते हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो, थैंक यू।